अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? चंद रोज़ कबल डॉक्टर महरंग बलोच ने एक बयान दिया जो मुसलसल सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे का सबब बना हुआ है। इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया था। कराची में जो बलोचों के साथ एक नारवा सलूक किया जा रहा है वो इस जबर की इब्तिदा है, जिस पर अगर आज कराची के बलोच खामोश रहे तो इसके बाद कल हमको इसके और ज्यादा नुकसानात मिलेंगे। कराची बलूचिस्तान और बलोचों का सबसे बड़ा शहर है। महरंग बलोच ने इस बयान में कराची को बलूचिस्तान का हिस्सा करार दिया है। बाज़ लोगों का ये कहना है कि वो कुछ और कहना चाहती थीं और उनकी ज़बान से निकल गया इस तरह से कि कराची बलूचिस्तान का हिस्सा है। दरअसल उनका मतलब ये था कि कराची बलोचों का बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो लोग बलोच मज़ाहमती तहरीक पर नज़र रखते हैं, ये बलोच कौम परस्त तहरीक पर जिनकी नज़र है, उन्हें इस बात का इल्म है कि बलोच सियासी रहनुमाओं और दानिश्वरों की ये एक पुरानी राय है कि कराची बलूचिस्तान का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर महरंग बलोच ने उन्हें कोई गलतफ़हमी नहीं हुई या उनकी ज़बान से कोई ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं निकला, बल्कि ये उनकी एक सोची समझी राय थी। अब हम तारीख़ी तौर पर देख लेते हैं कि असल हकीकत क्या है। इसकी क़दामत के हवाले से तो कहा जाता है कि ये शहर हज़ारों बरस पुराना है, लेकिन हम इसकी ज़रा जो मालूम तारीख़ है उसके हवाले से बात करेंगे, वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। अरबों के दौर में कराची का हवाला मिलता है दीवल के हवाले से, लेकिन इस पर भी बहुत से मुहक्किकीन का इख्तलाफ है और अब तो हम ये कह सकते हैं कि बेशतर मुहक्किकीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि दीवल की बंदरगाह कराची नहीं थी बल्कि भंभोर थी, जो ठट्टा के करीब का एक इलाका है। सिंध पर तकरीबन 350 साल लगभग अरबों की हुकूमत रही और जब वो फिर कमज़ोर हुए तो सुमरे हुक्मरान यहाँ पर आ गए और सुमरों ने भी तकरीबन 300 साल सिंध पर हुकूमत की, लेकिन उस दौरान भी हमें कराची का कोई ख़ास हवाला नहीं मिलता। सुमरों के बाद सम्मा या जिनको जाम कहा जाता है वो इक़्तिदार में आए और पौने 200 साल उनके पास इक़्तिदार रहा। वो तख्ते दहली के मातहत थे, जबकि उनसे पहले जो सुमरो थे वो गज़नी बादशाह की मातहती में काम करते थे। सम्मा दौर के बाद सिंध अमलन दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तरखान और अरगोन के हवाले से जो बालाई सिंध है वो अरगोनों के पास चला गया और ठट्टा और इसके जो मुज़ाफ़ात का इलाका है वो ईसा तरखान के पास आया। और ये सिंध का एक बहुत बदकिस्मत दौर था, क्योंकि इसी ज़माने में ठट्टा इसकी तहज़ीब और इसका जो इल्मी जो मराकिज़ थे वो तबाह हो गए इनकी आपस की लड़ाइयों में। तकरीबन 1592 के आसपास सिंध में मुग़ल हुक्मरान की फ़ौजें दाखिल हुईं और इसे हम उनकी पहली एंट्री भी कह सकते हैं, सिंध में बाकायदा एंट्री उनकी। और लेकिन उन्होंने भी कोई सिंध पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि एक मकामी सेटअप के तहत सिंध को चलाते रहे वो। जब मुग़ल हुक्मरान कमज़ोर हुए तो उनकी कमज़ोरी के असरात जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में नज़र आए, इसी तरह से सिंध में भी महसूस किए गए और सिंध में एक नई क़ुव्वत कल्होड़ों की शक्ल में सामने आना शुरू हुई। कल्होड़ों दरअसल अब्बासी हैं और इन्हें एक रूहानी तक़द्दुस हासिल था, क्योंकि इनका महदवी तहरीक से ताल्लुक़ था। महदी जूनपुरी की खिलाफत इनके पास थी और वही फिर जो रूहानी तक़द्दुस इनका बाद में सियासी इक़्तिदार का ज़रिया बन गया। दादू और ये लाड़काना के अतराफ़ का इलाका किल्होड़ों के पास चला गया और सिंध में महदवी तहरीक के बहुत से मराकिज़ हैं, दायरा जिनको कहा जाता है। पिछले दिनों शहदादपुर में भी एक इस हवाले से वाक़या हुआ। इंशाल्लाह हम कभी इस पर बनाएंगे कि सिंध में जो महदवी तहरीक के असरात किस नौइयत के रहे। तो बहरहाल जब कल्होड़ों का दौर आया तो कल्होड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता मुग़लों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए बालाई सिंध के बाद फिर ये ठट्टा और ये कराची का इलाका भी उनके पास आ गया। इस दौरान 1697 में एक ऐसा वाक़या हुआ
कि जिसने तारीख़ को भी तब्दील किया, और वहीं से ये बलूचिस्तान और सिंध का जो कराची पर तनाज़ा है दरअसल वहीं से वो शुरू होता है। हुआ ये कि 1697 में किल्होड़ों की खान अफकलात से लड़ाई हो गई। इस लड़ाई का एक पस मंज़र है, क्योंकि किल्होड़ों अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों के ज़रा मातहती में नहीं आ रहे थे, तो वो इनकी जब सरकूबी के लिए आए तो ये वहाँ से भागे और कलात की तरफ चले गए। वहाँ इनका टकराव हो गया, क्योंकि जो खान अफकलात मीर महराब था उसने बरोही लश्कर लेकर वो सामने आए, और बदकिस्मती ये कहें कि इस लड़ाई में खान अफकलात मारे गए। जब ये वाक़या हुआ तो खान अफकलात के बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने वसीयत भी की थी कि अगर कोई वाक़या उनके साथ हो जाए तो उनके जो भतीजे थे समंदर खान के, उनको खान अफकलात बनाया जाए। तो जब वो खान अफकलात बने तो उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर से रब्ता किया, जो जिसकी वो मातहती अमलन कबूल करते थे सारे लोग। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने फिर एक सुलह करवाई, और वो सुलह ये हुई कि जो कराची बंदरगाह का इलाका था वो खून बहा के मतलब उनके कत्ल के बदले में किल्होड़ों ने खान अफकलात के हवाले कर दिया। तो ये वाक़या है 1697 का। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ये 1701 का वाक़या है, और यहाँ से कराची पर खान अफकलात के दौर का आगाज़ हुआ। तकरीबन 60 साल तक, यानी 1757 तक कराची खान अफकलात के मातहत रहा, और इसी दौरान नए कराची की बुनियाद पड़ी जो आज हमारे सामने है। इस हवाले से मौरख़ीन का कहना ये है कि 1729 में भुजोमल नामी एक ताजिर था जिसका खारक बंदर से ताल्लुक़ था। ये मुबारक विलेज के पास आसपास कहीं किसी ज़माने में कोई बंदर होती थी, लेकिन जब वहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा आ गई तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही, जिसकी वजह से भुजोमल अपने मुख्तलिफ़ जो लोग थे उनके साथ यहाँ कराची आ गए। तो इन्होंने कराची की बंदरगाह को देखा तो यहाँ उन्हें अपने लिए बहुत स्कोप नज़र आया। उस वक्त यहाँ कोई 20-25 झोंपड़ियाँ थीं, तो भुजोमल ने यहाँ आकर अपना डेरा जमाया, और फिर यहाँ एक खातून थी, बड़ी बहादुर खातून, जिनका लोक कहानियों में भी बड़ा जिक्र मिलता है, माहीगीर खातून थी माई कलाची। तो उनके मशवरे पर उन्होंने तकरीबन 35 एकड़ पर मुश्तमिल शहर की बुनियाद डाली, जो मीठा दर और खारा दर के दरमियान था। उसकी फसील यानी दीवार बनाई गई। तो ये वो ज़माना है जब कराची खान अफकलात के मातहत था। लेकिन यहाँ ये बात भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि खान अफकलात ने कभी भी कराची को तरक्की देने की कोशिश नहीं की। तो अमलन कराची जो है वो भुजोमल और उनके जो दिगर कारोबारी अहबाब थे या जो लोग थे तो उनके पास रहा। खान अफकलात ने एक शख्स को रस्मी तौर पर यहाँ का निगरान बनाया हुआ था, जो सालाना 250 रुपये यहाँ से टैक्स वगैरह जमा कर कर उनके हवाले कर देता था। लेकिन बहरहाल आप ये कह लें कि 1697 से लेकर और 1757 तक कराची खान अफकलात के मातहत रहा। लेकिन इस दौरान भी कराची बंदरगाह तो खान अफकलात के पास थी, लेकिन जो अतराफ़ के इलाके थे वो बहरहाल किल्होड़ों के पास थे। और यहाँ आप ये बात भी नोट करें कि यही वो ज़माना है कि जब कराची में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ख़ास तौर पर ईरानी बलूचिस्तान और उन इलाक़ों से, सिस्तान वगैरह से बलोचों के कबाइल कराची मुंतकिल होना शुरू हुए। तो ये बलोचों की आबादकारी थी। तो इस हवाले से बलोच कराची के कदीम तरीन बाशिंदे हैं। आप कराची के अतराफ़ में ज़मीनें थीं और ये बड़ी बड़ी जो जागीरें थी, ज़मींदारियाँ थी, तो ये सारी बलोचों की थी। मियाँ ग़ुलाम शाह किल्होड़ों ने 60 साल बाद यानी कि 1757 में कराची को खान अफकलात से वापस ले लिया, लेकिन उनका ये कब्ज़ा उनके पास 17 साल रहा और 17 साल बाद कराची दोबारा खान अफकलात के पास चला गया। और जिस तरह से मैंने बताया कि इस दौरान नए कराची की बुनियाद पड़ चुकी थी, भुजोमल ने कराची की फसील बना दी थी। और तो बहरहाल जब खान अफकलात के पास कराची दोबारा आ गया तो किल्होड़ों जो थे, मैंने आपको बताया कि उनका एक रूहानी चौंके एक तकद्दुस था और तालपुर उनके मुरीद थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से तालपुरों ने उनके ख़िलाफ़ बगावत की और वो किल्होड़ों को शिकस्त देकर सिंध के हुक्मरान बन गए। जब तालपुरों ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया
तो कराची भी उनकी तवज्जो का मरकज़ बना और वो कराची की तरफ आए। उन्होंने कराची पर 3 बार हमला किया और कराची की जो फ़सील है उसके आसपास वो मुहासरा कर कर बैठ गए। इस दौरान कराची के जो लोग थे उन्होंने खाना फ़क़लात से मदद मांगी, लेकिन खाना फ़क़लात की तरफ से उन्हें कोई मदद फ़राहम नहीं की गई। 2 हमले तो उन लोगों ने नाकाम बनाए, लेकिन जब तीसरा हमला तालपुरों ने किया तो उस दौरान फिर सुलह हो गई और जो भुजो मल और उनके जो साथी थे उन्होंने तालपुरों के साथ मुख्तलिफ़ शराइत पर सुलह की, जिसके बाद 1794 में कराची तालपुरों के पास चला गया। की गुफ्तगू का खुलासा हम इस तरह से कर सकते हैं कि अरबों का दौर हो, सुमरों का या फिर समूह हुक्मरान हो, तो हमें कुछ वाज़ेह तौर पर पता नहीं चलता कि उस दौरान कराची पर हुक्मरानी का क्या निज़ाम था। पहली बार 1697 के हवाले से कराची का ज़िक्र आता है, जब कराची कल्होड़ों ने खाना फ़क़लात के हवाले किया, और हवाले चीज़ तभी की जाती है जब किसी के पास हो। तो 1697 से लेकर और 1795 तक, यानी तकरीबन 100 बरस तक कराची पर खान फ़क़लात की हुकूमत रही। दरमियान के 17 साल आप निकाल दें कि जब ग़ुलाम शाह कल्होड़ों ने दोबारा कब्ज़ा ले लिया था। अच्छा, इसी दौरान कराची में बलोचों की आबादकारी हुई। बलोच बड़ी तादाद में यहाँ आए और उन मच्छरों को छोड़कर जो 20-25 झोंपड़ियाँ थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी बलोच ही थे, बाकी सारे जितनी भी आबादकारी हुई वो बलोचों की हुई। और इन बलोच कबाइल ने इतना अपना असर रसूख यहाँ पर पैदा किया कि इस वक्त भी जो मौजूदा कराची है इसका भी बड़ा हिस्सा बलोचों ही की मिल्कियत था। जैसे लियारी, गड़ाप, मलीर, मंगू पीर, ये तो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, लेकिन जो दरमियान के कराची की आबादियाँ हैं यहाँ भी बलोचों की ज़मीनें थी। बल्कि आधा कराची तो गबोल ख़ानदान का था, कराची एयरपोर्ट वगैरह का सारा ये इलाके तो बलोचों की यहाँ हुकूमतें थी। अब उस दौरान सिंधी बोलने वाले यहाँ कितने लोग थे, इस हवाले से कहना बड़ा मुश्किल है। भुजो मल वगैरह के हवाले से ये कहा जाता है कि वो सेहवन के सिंधी थे, लेकिन बहरहाल कराची वो बलूचिस्तान ही से आए थे। तो अब ये सारी सूरत हाल है, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची पर किसको हक दिया जाए। तालपुर जब यहाँ हुक्मरान बन गए तो 1839 में अंग्रेज़ों ने उनको शिकस्त देकर कराची पर कंट्रोल संभाल लिया। तो उसके बाद हम क्या मैं पाकिस्तान की तरफ अगर आएँ, 1947 में जिस वक्त पाकिस्तान का वजूद आया, तो वजूद अमल में आया, तो कराची को वफाकी दारुल हुकूमत बनाया गया। तो उस दौरान ये बात सामने आई कि कराची को विफाक के तहत ले लिया जाए, और एक तजवीज़ ये भी हुई कि इसे एक अलग सूबा बना दिया जाए। लेकिन जो मकामी सिंधी सियासतदान थे उन्होंने इसकी शदीद तरीन मुखालफत की, क्योंकि सिंध के लोग हमेशा से कराची को सिंध का हिस्सा समझते आ रहे हैं और इस पर वो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के होते हुए भी सिंध के उस वक्त जो हुक्मरान थे, अयूब खोड़ो की हुकूमत थी या दूसरे लोग थे, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, और यहाँ तक के कि अयूब खोड़ो की हुकूमत को तोड़ दिया गया इसी वजह से कि वो कराची को सिंध से अलग करने नहीं दे रहे थे। उन्हें गिरफ़्तार किया गया, GM सईद को गिरफ़्तार किया गया और बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ अमल में आई, लेकिन सिंध को कराची से अलग सिंधियों ने कभी भी नहीं होने दिया और न ही वो इसे कबूल करते। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात ये भी है, आजिज़ जमाली साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सिंध की आबादी को 5 करोड़ तस्वुर किया जाए, तो इसमें तकरीबन 3 करोड़ अफराद वो हैं जो नस्ली तौर पर बलोच हैं, मुख्तलिफ बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे जरदारी हैं, चांडियो हैं, जमाली हैं, रिंद हैं, मक्सी हैं, खोसे हैं, और ये जो मरी हैं, तो और बहुत सारी जो कौमें हैं सिंध में, वो नस्ली तौर पर बलोच हैं। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर सिंधी कितने हैं सिंध में? क्योंकि अगर हम कराची की बात करें तो कराची में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उर्दू बोलने वालों की है, और सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि हैदराबाद, मिरपुर ख़ास और फिर नवाबशाह और सखर में भी, अगर हम इनको 1 करोड़ शुमार कर लें। इसी तरह से पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, और यहाँ ये बात याद रहे कि पंजाबी क़याम पाकिस्तान से भी पहले से कराची में आबाद हैं, उनके कारोबार थे, और
और सिंध के बाकी इलाकों में तो पंजाबी 125 साल से भी ज़्यादा से मौजूद हैं। सखर बैराज के साथ ये लोग आए थे, ख़ासतौर पर आरई और जट जो पंजाबियों के कबाइल हैं। अच्छा, फिर आप पख्तूनों को देखें कि पश्तो बोलने वालों की भी कराची में बहुत बड़ी तादाद है। बाज़ लोग उनकी तादाद 50 लाख भी कहते हैं। और फिर सिंध के बाकी इलाकों में भी पख्तून बहुत हैं। फिर यहाँ सराइकी इस बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। कश्मीरी हैं, हज़ारा हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चित्राल के लोग हैं। तो अब अगर इससे सारी आबादी मिलाएं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिंधी कौन है फिर? कि अगर सिंध की 5-6 करोड़ आबादी के अंदर और 4.5 ये तो तकरीबन 6 करोड़ लोग तो यही बन गए, तो फिर सिंधी कौन है? असल बात, सिंधी लोग ये बात कहते हैं कि 2 चीज़ों में फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि ये लोग नस्ली तौर पर बलोच हैं, जो बलोचों के तनाज़ुर में मैं बात कह रहा हूँ कि वो नस्ली तौर पर बलोच हैं, लेकिन कौमी तौर पर सिंधी हैं। और सिंध के लोग यही कहते हैं कि असल मसले का हल भी यही है कि सिंध में आबाद जितने भी लोग हैं वो नस्ली तौर पर खा वो खुद को कुछ भी कहें, खा वो खुद को पंजाबी कहें, मुहाजिर कहें, कश्मीरी कहें, सराइकी कहें, बलोच कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो कौमी तौर पर सब के सब लोग सिंधी हैं। बहरहाल ये एक हल्का फुल्का जायज़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कराची में बलोच और ये सिंधी का जो इशू है ये उठेगा। और जिस तरह से अब पिछले दिनों लियारी में एक मुजाहरा हुआ और उस पर गिरफ्तारियाँ हुई, जिसके जवाब में डॉक्टर महरंग बलोच ने इतना ये सख्त बयान जारी किया था। तो बलोच जो मज़हमती क़ुव्वतें हैं या जो तहरीक है बलोच यकजहती कमेटी है, उसकी कराची में सरगर्मियों में इजाफा होगा और ये इजाफा पीपल्स पार्टी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगी। सिंध के दानिश्वरों के लिए भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मामले को किस तरह से हैंडल करेंगे और किस तरह से इस चीज़ को कवर किया जाएगा, क्योंकि बहरहाल बलोचों की बहुत बड़ी तादाद है और जब कोई तहरीक चलती है तो फिर लोग उससे मुतासिर ज़रूर होते हैं।